नमस्कार दोस्तों, आज हम परीक्षा धाम यूनिट 7 में मानव शरीर संरचना को पढ़ेंगे, जिसमें कि कोशिका विज्ञान, जंतु ऊतक, कंकाल तंत्र, रक्त संघटन, रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मानव नेत्र संरचना ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम और पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स, पाचन तंत्र का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम और अंतःस्रावित तंत्र का मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र का मतलब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन सब को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम कोशिका और जंतु ऊतक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि ये लेक्चर बेनिफिशियल आपके लिए रहे, तो मैं हर लेक्चर्स में आपको बार बार कहती हूँ ये चीज़ कि लेक्चर को पूरा सुनिए और लेक्चर्स को बार बार सुनिए, बार बार। जब आप 3-4 बार सुनोगे आपको सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रमुख अंग। ये इसका स्ट्रक्चर है कोशिका का, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक है, ये जो है ये केंद्रक है और ये अंदर जो है वो केंद्रिका है। इसी तरीके से इसमें जो ये द्रव्य भरा हुआ है, ये लिक्विड दिख रहा है, ये कोशिका द्रव्य है। और ये जो चीज़ है बाहर की, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या है? इसको गोल्गी काय कहते हैं। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकांड्रिया है और ये रिक्तिका है। आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आगे हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, इससे समझ में आ ही रहा है कि जो द्रव्य उसमें भरा हुआ होगा। तो जीवन की सारी इकाई, जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इसे भौतिक जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। कोशिका द्रव्य हमने देखा था, ये कोशिका द्रव्य था। ये जो कोशिका के अंदर, कोशिका में और केंद्रक, कोशिका में जो केंद्रक है हम कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। देखिए ये हमारा केंद्रक है, ये हमारी कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में क्या है? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक का द्रव्य जो केंद्रक के अंदर होता है वो क्या होगा? केंद्रक का द्रव्य। जीव द्रव्य निम्न भागों से मिलकर बना होता है, जल से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य। जीव द्रव्य में क्या होता है? सर्वाधिक कार्बनिक प्रोटॉन पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। एक तो होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। तो आपको पता है कि सेल वॉल की किस चीज़ में ज़रूरत होगी? जो भारी होगा। तो वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो भारी होते हैं, इसलिए हमें सेल वॉल की ज़रूरत किसके लिए होती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और ये बनती किसकी है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका को जो बाहरी आघात है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए वॉल का काम क्या होता है? दीवार का काम क्या होता है? रक्षा करना। इसी तरीके से यह भी बाहरी आघातों से रक्षा करती है। फिर है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है। झिल्ली जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। हमने देखा था यहाँ पे, यह है कोशिका झिल्ली जो सुरक्षा प्रदान करती है, एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये कैसे झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या करती है कि जो ज़रूरी पदार्थ, जो ज़रूरी कार्य होता है कोशिका के अंदर, उसको तो जाने देती है और जो लगे कि नहीं जाना चाहिए उसको नहीं आने देती है। तो अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण भी यही करती है और कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण भी यही करती है। फिर हम देखते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यह केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म में या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है और जो केंद्रक है उसके अंदर जो उपस्थित द्रव्य है, एक तो कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य था, एक केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य।
यह धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में रहता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन, जब कोशिका विभाजित होती है तो जो क्रोमेटिन पार्ट है वो सिकुड़कर अनेक छोटे धागे के रूप में इकट्ठा हो जाता है और इन धागों को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमेटिन है वही सिकुड़कर अनेक छोटे धागों के रूप में इकट्ठा हुआ और बाद में ये गुणसूत्र कहलाए अर्थात क्रोमोसोम कहलाए। मानव में 23 पेयर्स अर्थात मानव में 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में यह मदद करता है, मतलब प्रोटीन का उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। कब की थी? 1886 में। और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, क्योंकि यहाँ श्वसन स्थल है इसलिए इसको हम पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? श्वसन के थ्रू ही। फिर है लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह क्या करता है? बैक्टीरिया और जो मृत कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देता है। इसका प्रमुख काम यही होता है। कई बार मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं, इसलिए आत्महत्या की इसे थैली कहा जाता है। फिर है तारककाय, अर्थात ये कोशिका के विभाजन में सहायक होती हैं। फिर है गोल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी रखा गया। पौधों में कोशिका की भित्ति के निर्माण के लिए और जंतुओं में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होती है। पौधों में किसका निर्माण करती है? कोशिका भित्ति का। जंतु में किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का। यह प्रोटीन और वसा अणुओं को संवहन करती है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधन ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है। फिर अंतः प्रौद्योगिकी जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका कोशिका के द्रव्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है। इस संरचना के कुछ भाग पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं। इस तरीके की होती है चीज़ें और इसमें ऐसे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करती हैं और यह कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र कहे जाते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ। तो स्मूथ उसमें होती है जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। राइबोसोम नहीं रहेगा तो ये नॉर्मली रहेंगी, इसमें डॉट डॉट इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा। तो जब राइबोसोम अनुपस्थित होगा तो यह लिपिड का संश्लेषण करती हैं और स्मूथ प्रकार की होती हैं, और जब राइबोसोम उपस्थित होता है तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं और ये दरदरी प्रकार की होती हैं। फिर है रिक्तिका, यह जंतु कोशिका में अधिक किंतु छोटे आकार की होती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है, अधिक होगी लेकिन आकार में छोटी होगी, और पादप कोशिका में कम होगी लेकिन आकार में बड़ी होगी। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका में जल का संतुलन करना। रिक्तिका का आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। फिर हम देखते हैं लवक को। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में एक और चीज़ क्या पाई जा रही थी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ये पादप कोशिका की संरचना है भोजन, ठीक है। अब ये देखते हैं हम हरित लवक को। हरित लवक से समझ में आ रहा है कि जिसमें हरे पदार्थ हों, तो हरे रंग का पदार्थ जिसमें पर्णहरित अर्थात जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा वो हरित लवक होगा। इसकी सहायता से क्या होता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को क्या हम कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई, क्योंकि पौधे से प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। फिर अवर्णी लवक। वर्ण मतलब होता है रंग, और जो रंगहीन हो वो क्या होगा? अवर्णी लवक होगा। ये पौधों के इन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे भूमिगत जड़ और तने में क्या होता है? अवर्णी लवक पाया जाता है। फिर वर्णी लवक जो रंगीन होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, नारंगी रंग के और हरे रंग के होते हैं। लाल पीले नारंगी रंग के, सॉरी हरे नहीं, लाल पीले नारंगी। जो हरा होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। ये पौधों के रंगीन भाग में जैसे फूल फल आदि में पाया जाता है।
जैसे कि टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है, तो ये किसके कारण है? ये लवक है, जो रंगीन लवक है उसके कारण। गाजर का रंग कैरोटीन लवक के कारण होता है, मतलब कलर के कारण। तो एक उदाहरण है। फिर हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो केंद्रक जिसमें उपस्थित होगा और जिसमें नहीं होगा, उसके आधार पर कोशिका को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है एब्सेंट और कैरियोस मतलब होता है केंद्रक। तो जिस केंद्रक में कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है या कम विकसित होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यह कोशिका का आकार छोटा होता है और यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, वायरस, साइने, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होंगी? जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और यह कम विकसित होते हैं और आकार छोटा होता है और एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यू का मतलब होता है प्रेजेंट और कैरियोस का मतलब होता है केंद्रक। तो यूकैरियोटिक का मतलब हुआ जिसमें केंद्रक उपस्थित हो। जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रोकैरियोटिक का। इसमें कोशिका का आकार बड़ा हो जाएगा। वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता था, यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाएगा। जंतु कोशिका, पादप कोशिका व कवक की कोशिका आदि क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। फिर है कोशिका का विभाजन। जो पैतृक कोशिका होती है, अर्थात जो पेरेंट सेल होती है, वो क्या नए बच्चे को जन्म देने के लिए अर्थात नई संतति कोशिकाएं बनाने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो जब हम पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिकाएं बनाने की क्रिया कोशिका करते हैं, तो वो कोशिका विभाजन कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वह कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स में। ये कोशिका का विभाजन होगा समसूत्री, मतलब जब विभाजित होगा तो दो एक जैसी ही कोशिकाएं बनेंगी और इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और यह वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको आप बार बार लिखें और इस टॉपिक को इसी बुक से तैयार कर लें, आपको कहीं कुछ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब समसूत्री जो विभाजन होता है वह 5 चरणों में बटा है। पहला चरण प्रोफेज कहलाता है, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज और पांचवा साइटोकाइनेसिस। ये समसूत्री विभाजन है। अब हम जानते हैं मनुष्य में कौन सा विभाजन होता है। तो यह विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है और कोशिका विभाजन में बनने वाली अगुणित संतति की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि विभाजन हो रहा है, दो एक जैसी संतति कोशिकाएं बन रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जा रहा है, मतलब गुणसूत्र क्या हो रहे हैं? आधे हो जा रहे हैं। लेकिन इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। यह विभाजन जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। अर्धसूत्री विभाजन के 2 उपचरण होते हैं, 1 और 2। तो पहला जो उपचरण होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, ये फर्स्ट। जो दूसरा होता है उसमें होता है, जब भी 4 उपचरणों में बटा होता है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। ठीक है। अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू को जंतुओं में कैसे ऊतक पाया जाता है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य समान हो ऊतक कहलाते हैं। आपको पता है कि कोशिका जब इकट्ठा बहुत सारी हो जाती है, समूह बना लेती है, तो बाद में क्या होता है? टिश्यू, अर्थात जो जीव जंतुओं में ऊतक पाया जाता है, ठीक है, वो बन जाता है। तो कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? ऊतक। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर की संरचना कैसे बनती है? पहले कोशिका, उस कोशिका के समूह से क्या बनेगा? ऊतक, और उस ऊतक के समूह से क्या बनेगा? अंग। ये प्रोसेस होती है। ठीक है। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? एपिथेलियल, मतलब ये जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र जगह पर पाया जाता है और ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
जैसे कि त्वचा की बाहरी सतह हो गई, जंतु की बाहरी सतह पर जब पाया जा रहा है तो जीव जंतु की बाहरी सतह पर पाया जा रहा है, तो कहाँ पे? त्वचा की बाहरी सतह, फेफड़े पर, वृक्क पर, यकृत पर, जनन ग्रंथियों की भीतरी सतह आदि में यह पाया जाता है। फिर है संयोजी ऊतक। संयोजन कनेक्टिव, इसका मतलब यह है कि शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अंग और ऊतक इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। उदाहरण क्या है? रक्त, टेंडन और लिगामेंट। ये एक कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। ये आपको लिख लेना है, आपको बार बार याद करना है। फिर तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है क्योंकि नर्वस टिश्यू है। यह संवेदनशील ऊतक भी कहा जाता है। फिर पेशीय ऊतक, इसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। यह 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ऐच्छिक, जहाँ हम वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें शरीर के उन भागों में, जैसे आँख की पलक और जीभ अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक, जो अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, वो हमारे बस में नहीं होता है, आहार नली और रक्तवाहिनी। फिर है हृदय ऊतक। यह केवल हृदय की दीवारों में पाया जाता है और हृदय की गति इन्हीं ऊतकों के कारण होती है जो पूरा जीवन भर कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र को, स्केलेटन सिस्टम को। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है और ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हड्डियों के ऊपर क्या पाया जाता है? मांसपेशियां, जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं और मनुष्य में कितनी पाई जाती हैं? 206। और यही मनुष्य जब शिशु होता है तो उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी। तो मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं हम? स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। इसका कार्य क्या क्या होता है? कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। प्राणियों को प्रचलन में अर्थात चलने में सुगमता प्रदान करता है। जो मैरो कैविटी अर्थात मज्जा गुहा होती है, वसा एकत्रित करने का कार्य करती है। जीवित अंतः कंकाल तंत्र में लाल रुधिर का निर्माण करता है जीवित अंतः कंकाल जो है। और कंकाल किसका बना में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस संचित रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध कराता है। अब कंकाल तंत्र के प्रकार हम जानते हैं। पहला क्या है? बाह्य कंकाल, शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाएगा। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से या मीसोडर्म से। बाह्य कंकाल तंत्र क्या क्या उदाहरण है इसके? नाखून, बाल, सींग, खुर, कछुआ का ऊपरी कवच, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र हैं। फिर हम देखते हैं अंतः कंकाल, ये अंदर पाए जाएंगे। यह मांसपेशियों से ढका होता है और इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। कशेरुकों में अंतः कंकाल ही जो है वो शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। ठीक है, जो अंदर हड्डियां पाई जा रही हैं। कंकाल मतलब हड्डियां। ठीक है, आप एक कंकाल मतलब होता है स्ट्रक्चर, पर आप एक समझ सकते हो कि अंतः कंकाल है तो इंडोस्केलेटन मतलब जो अंदर जो पाए जाने वाले कंकाल या हड्डियां हैं उसके थ्रू जो बना होगा। अब मनुष्य में हड्डियां कितनी हैं? 206। एक होती हैं अक्षीय और एक होती हैं उपांगीय। तो अक्षीय उसको कहते हैं जो कमर से ऊपर तक का भाग होता है। कमर से ऊपर तक का जो भाग होता है, ठीक है, वो अक्षीय कहलाएगा और बाकी उपांगीय को हम कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए, इसको स्टर्नम कहते हैं। ये ह्यूमेरस है, ये रेडियस है, ये पेटला है घुटनों का, ये टार्सल्स हैं। एक ये जो यहाँ पे ये टार्सल्स हो गया और ये क्या है? मेटाटार्सल्स। ये टिबिया होती हैं, ये फिब्युला, ये फेम्यूर, ये कार्पसल्स मतलब कलाइयाँ, और फेलेंगेस मतलब ये हमारे जो हथेलियाँ हैं वो। फिर बैकबोन्स मतलब रीढ़ की हड्डी, रिब्स, क्रेनियम, इस तरीके से ये पूरा नाम है। अब अक्षीय जो कमर के ऊपर तक का भाग है हमारे, यह अक्षीय एक्साइल 80 प्रकार के होते हैं। सिर में 29 पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है कि कितनी हड्डियां किसमें कितनी पाई जाती हैं। वक्ष में 24+1 और रीढ़ में 26। तो इस भाग में कमर के ऊपर पाए जाने वाला भाग पाया जाता है। सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं, पर आपको ये भी याद रखना है कि चेहरे में 14, खोपड़ी में 8, कान में 6 और गले में 1 हड्डी शामिल होती है। ये आपको याद होना चाहिए और आपको याद करना पड़ेगा। आप लिख लिख के बार बार इसको याद करिए।
फिर जो वक्ष रिब्स जो होते हैं उसमें 25 हड्डी हैं, 12 हड्डी तो दोनों साइड होती हैं और एक स्टर्नम होती है। ठीक है, तो ये है रिब्स, ये रिब्स है, तो 12 हड्डी इधर और 12 हड्डी इधर और बीच में एक हड्डी, तो कुल कितनी हड्डी हो गई? 25। फिर रीढ़, वयस्क मनुष्य में पुरुषों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 और बच्चों में 33 होती। अब हम देखते हैं उपांगीय। इसके निम्न भाग होते हैं। एक कंधा, कंधा में कितनी हड्डी है? 4। इसे अंश मेखला और कॉलर बोन भी कहा जाता है। यह शरीर की सबसे सुंदर हड्डी की संख्या दी गई है और इसकी संख्या 2 × 2 मतलब 2 इधर एक साइड और 2 एक साइड, 4 होती है। फिर अग्रपाद, अपर लिम्ब, यह दोनों हाथ को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस, रेडियोल्ना, रेडियर, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलिजेंस आदि हड्डियों में शामिल होती हैं। आप पीछे देखोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायग्राम का और बार बार उससे देखिए, और ये जो नाम लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ पे हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर पक्षपात, दोनों पैर को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। फीमर, पटेला, टोबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फेलेजेंस आदि हड्डियां इसमें शामिल होती हैं। फिर कूल्हा, इसमें 2 हड्डियां होती हैं और इसे श्रेणी मेखला भी अर्थात पेल्विक गिर्डल भी कहा जाता है। अब हम कुछ हड्डियों से संबंधित तथ्य जानते हैं। आपको पता ही है कि पिछली बार पीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ऑस्टियोक्लास्ट का, खराब हड्डियों को गलाने और पुनर्निर्माण में सहायक, ये पूछा गया था। तो आपको सारे टर्म्स पता होना चाहिए। पहले ओसिन क्या है? हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छिद्र रोग। ऑस्टियो अर्थराइटिस, आपको पता ही है हड्डियों में दर्द होता है तो अर्थराइटिस। ऑस्टियोपिनिया, जब रोग में हड्डियां कमजोर हो जाएं, ऑस्टियोक्लास्ट हमने देखा ही। और ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका। अब ये शॉर्ट में दिया हुआ है पूरी लिस्ट की कहाँ कहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कान में मेलियस, इनकस, स्टेप्टस 3 हड्डियां होती हैं और 6 मतलब 2 × 3, ये 3 हड्डियां, एक कान, 2 कान, दोनों कान मिला के 6 हो गई। चेहरे में 14, रीढ़ की हड्डी अगर वयस्क है तो 26, बच्चा है तो 33 और मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां, फीमर हड्डी 2 होती है और वक्ष 24 होते हैं। ठीक है, और एक बीच में जो पाया जाता था स्टर्नम वो 25। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में होती है। छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है। मजबूत हड्डी मैंडिबल, मतलब जबड़ा आपने सुना ही होगा कि हमारा सबसे मजबूत होता है, उसको मैंडिबल कहते हैं। दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी क्लेविकल अर्थात शोल्डर को कहते हैं। अस्थि से अस्थि जोड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट। और अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ना टेंडन कहलाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं और इसके कारण अगर जिसे मतलब मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम के कारण मजबूत होती हैं और जब वृद्धावस्था में हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम से ही हड्डियां मजबूत होती हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो कमज़ोर हो जाती हैं। और मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाले तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑर्थोप्लास्टी कैसे कहते हैं? कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट। इमूवेबल फाइब्रस या अचल रेशेदार जोड़े, खोपड़ी, पेल्विक हड्डी, ऊपरी जबड़ा, ये सब क्या होते हैं? इमूवेबल है, अचल है। फिर पूर्ण या फिर जो पूर्ण रूप से चलते हैं तो एटलस और एक्सिस के मध्य। फिर हिंज जोड़ जो होता है वो घुटने, टखने और कोहनी में होता है। बॉल और सॉकेट, ये भी पेपर में एमपीपीएससी पूछ चुका है। बॉल और सॉकेट जोड़ कंधे और कूल्हे के जोड़ के बीच, और धुरी जोड़ हथेली और अंगूठे के बीच और गर्दन को जोड़ता है। अब हम रक्त परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। रक्त के संगठन, जो हमारा रक्त होता है वो किससे बना होता है? एक तो प्लाज्मा से बना होता है, दूसरा रक्त कणिकाओं से बना होता है। तो प्लाज्मा में यह जल, प्रोटीन और अन्य चीज़ों से बना होता है जिसमें भी जल की मात्रा ज़्यादा होती है। और रक्त कणिकाएँ लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स कहलाती हैं। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, रक्त का 55 से 60% भाग इसमें पाया जाता है। ठीक है, और हल्के पीले रंग का होता है। भोज्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो इसी के थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू ही। इसमें प्रोटीन कौन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है।
तो इसमें जो उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन है वो थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। फिर यदि प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाले कारक फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए तो वह भाग क्या कहलाएगा? सीरम कहलाता है। तो ये हमने प्लाज्मा को जाना। अब हम रक्त कणिकाएं जानते हैं। प्लाज्मा का 55 से 60% भाग रक्त में पाया जाता है और रक्त कणिकाओं का 40 से 45% भाग पाया जाता है। आरबीसीज को हम या लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में, लेकिन भ्रूण अवस्था में लीवर में या प्लीहा में यह पाया जाता है, मतलब निर्माण होता है। संख्या कितनी होती है? 5 से 6 मिलियन। इम्पोर्टेंट क्या है? जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का। मृत्यु प्लीहा या इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है और इसमें आरबीसी अगर किसी के शरीर में कम हो गई तो एनीमिया रोग होता है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं हम? ब्लड बैंक। फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। संख्या औसत 4 से 10,000, औसतन मतलब 7,000 तो पाई जाती है और मृत्यु उसके लिम्फ में होती है। और WC के जिस जैसे प्रकार होंगे उसके अनुसार अलग अलग जगह भी इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता था आरबीसी, उसी तरीके से शरीर से बीमारियों की रक्षा करता है ल्यूकोसाइट्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा बीमारियों से। इसलिए इसे हम शरीर का सैनिक या शोल्डर ऑफ द बॉडी कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। शरीर में WC की मात्रा बढ़ने से ल्यूकेमिया अथवा ब्लड कैंसर, अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए तो उससे ल्यूकेमिया हो जाएगा अर्थात ब्लड कैंसर हो जाएगा, और मात्रा कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। WBC 5 प्रकार का होता है। मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की WBC, लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की WBC, यूसिनोफिल्स कवक व पैरासाइट पर नियंत्रण करती है, न्यूट्रोसिल्स सर्वाधिक संख्या वाली WBC और बेसोफिल सबसे कम संख्या वाली WBC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है WBC के प्रकार। फिर है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इसका नाम है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। संख्या 1.5 से 5.5 लाख होती है। आपको पता ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कीवी खाता है इंसान, बकरी का दूध पीना, पपीता खाना, नारियल पानी पीना, ताकि प्लेटलेट्स हमारी बढ़ जाएं। यह क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोथम्बिन होता है और इसमें विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और जमने की औसत समय कितना होता है? 2 से 3 मिनट। ब्लड बैंक में ऑक्जिलेट या पोटेशियम ऑक्जिलेट का उपयोग किया जाता है जिससे रक्त नहीं जमता। ब्लड बैंक जो होता है, हम ब्लड रखते हैं जहाँ पे, तो सोडियम और कैल्शियम ऑक्जिलेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम ऑक्जिलेट और पोटेशियम ऑक्जिलेट का, सॉरी कैल्शियम नहीं। हिपेरिन क्या होता है? प्रोटीन के नामक प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, किंतु चोट लगने पर हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। हिपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता, लेकिन चोट लग गई और हिपेरिन अब एक्टिव नहीं रहा तो रक्त का थक्का जम जाएगा। हीमोफीलिया क्या होता है? इसे हम शाही बीमारी कहते हैं। क्यों? शायद ये ब्रिटेन की महारानी को पहली बार हुआ था, शायद इस वजह से, मुझे 100% श्योर नहीं है पर शायद इसी वजह से कहते हैं। और रक्त का थक्का इससे नहीं जमता, इसमें नहीं जमता, इस बीमारी में। ये ब्लड ग्रुप है, जो वो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है, और ये डायग्राम के थ्रू आप दे सकते हैं कि A को ब्लड ग्रुप देगा, ये A को देगा, AB को भी दे सकता है, O सभी को दे सकता है, O B को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को दे सकता है और AB को। इस तरीके का ये डायग्राम है। ये है रक्त समूह। रक्त समूह A, इसका एंटीजन A होता है, एंटीबॉडी B होती है और A और AB को दे सकता है। रक्त किससे ले सकता है? A और O से, क्योंकि O यूनिवर्सल डोनर है तो सभी को देगा। ठीक है, इसी तरीके से B, इसमें एंटीजन B होता है, एंटीबॉडी A होती है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा एंटीबॉडी।
रक्त किसको दे सकता है? बी और ए बी को, और ले किससे सकता है? बी और ओ से। फिर सर्वग्राही अर्थात ये सभी से ले सकता है। इसमें एंटीजन ए बी होता है, एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। ए बी से रक्त, ए बी सिर्फ ए बी को रक्त दे सकता है, और ए बी और ओ सभी से रक्त ले सकता है। ओ क्या है? इसमें सर्वदाता कहते हैं। एब्सेंट होता है एंटीजन, एंटीबॉडी ए बी होती है, और सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन रक्त लेना अगर होगा तो सिर्फ ओ से ले सकता है। इसलिए सामान्य ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही माना जाता है। और परंतु आर एस फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप में ओ सर्वदाता तथा ए बी प्लस को सर्वग्राही माना जाता है। फिर ये है कि अगर ओ और ओ माता पिता का रक्त वर्ग है तो संभावित क्या होगा बच्चे? ओ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ओ होंगे और ओ वर्ग के होंगे, और असंभावित है कि ए बी और ए बी के नहीं होंगे। फिर अगर ओ और ए तरीके का है तो उसमें संभावित है कि ओ और ए के संतानी वर्ग की उत्पत्ति होगी, बी और ए बी की नहीं होगी। इसी तरीके से ओ बी और बी भी है तो ओ बी का होगा, वो तो आपको पता ही चल जाएगा कि अगर जो चीज़ें इसमें से उपस्थित होंगी रक्त समूह की, उसी से संतान उत्पत्ति वही बनेगी। इसी तरीके से ए बी अगर है तो ए बी या ए बी, ए या बी या ए बी या ओ होगा। अगर ओ, एक का ओ और एक का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उससे ए और बी संतान उत्पत्ति होगी, संभावित है ये। और अगर किसी का ए है और दूसरे का ए बी है, किसी का बी है दूसरे का ए बी है, किसी का ए बी है और किसी का ए बी है, मतलब इकट्ठा अगर इस तरीके की चीज़ें हैं दो के पेयर में, दो लोगों में, तो ए बी और ए बी इस तरीके की संतान उत्पत्ति की संभावना होती है। फिर आर एच फैक्टर, रीसस बंदर पर वर्ष 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने शोध किया था बंदर पर, जिसके बाद पाया गया कि ब्लड ग्रुप में आर एच उपस्थित था तो कुछ में नहीं। इस आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। तो ये ब्लड का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम रक्त परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।